हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 का प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बीमा के सिद्धांत सब्जेक्ट में से हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम बार देखने को मिला है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन करके जाते हैं तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप लोग को ये इस क्वेश्चन को बनाना ईजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो प्रश्न है, जीवन बीमा की व्याख्या करें और जीवन बीमा के महत्व एवं कराने की प्रक्रिया का व्याख्या करें। यानी कि इसमें हमको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है कि जीवन बीमा का व्याख्या करें कि जीवन बीमा क्या है, इसको किस प्रकार प्रारंभ किया गया, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। फिर जीवन बीमा का महत्व, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है और फिर इससे जीवन बीमा की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमको लिखना है। तो एक्सप्लेन लाइफ इंश्योरेंस विथ इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो डिस्कस प्रोसीजर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे जीवन बीमा का प्रारंभ। यानी कि जीवन बीमा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था सर्वप्रथम? तो जीवन बीमा का प्रारंभ इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि सर्वप्रथम जीवन बीमा का प्रारंभ इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी इंग्लैंड में सन 1583 ईस्वी में विलियम गिब्बन्स नामक एक व्यक्ति के जीवन पर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी हुई थी। कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम जीवन बीमा इंग्लैंड में सन 1583 ईस्वी में विलियम गिब्बन्स नामक एक व्यक्ति था, जिनके 1 वर्ष की जीवन की अवधि पर जारी हुई थी। तो आरंभिक अवस्था में अल्पकाल के लिए ही जीवन बीमा किया था। इनकी जो आरंभिक जब शुरू में यह स्टार्ट हुआ था जीवन बीमा पॉलिसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस, तो वो फर्स्ट में इनको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही अप्लाई किया गया था। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अप्लाई किया। पहले बार में इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही अप्लाई किया गया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जीवन बीमा का कारोबार करने के लिए बहुत सी समितियां और बीमा संस्थाएं स्थापित हुई। इनकी 17वीं और 18वीं शताब्दी में जीवन बीमा का कारोबार करने के लिए बहुत सारी समितियां और बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई इसके संदर्भ में। और सन 1698 में मर्सर्स कंपनी और सन 1699 में सोसाइटी ऑफ इंश्योरेंस नामक संस्थाएं स्थापित हुई, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों की मृत्यु होने पर उसकी विधवा अनाथ संतान को वार्षिक प्रदान करना और उनका आर्थिक सहायता प्रदान करना। और सन 1706 में एमिकेबल सोसाइटी नामक बीमा संस्था स्थापित हुई। इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न प्रकार की बीमा संस्थाएं स्थापित हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1698 में मर्सर्स कंपनी और 1699 में सोसाइटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी संस्थाएं स्थापित हुई। अगर आप लोग एग्जाम के दौरान इस डेट को मेंशन कर दीजिएगा और थोड़ा ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो इसका उद्देश्य इन जीवन बीमा कराने का उद्देश्य यह रहता है कि जिन सदस्यों का जीवन बीमा पॉलिसी होता है, उनकी मृत्यु के उपरांत उसकी जो पत्नी होती है वो और फिर जो अनाथ संतान होते हैं उनको वार्षिक सहायता प्रदान करता है और उनको आर्थिक रूप से बेसहारा नहीं छोड़ता है। उनको एक तरह का हेल्पफुल आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सन 1706 में एमिकेबल सोसाइटी नामक संस्था स्थापित हुई और इस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में बहुत सारी बीमा संस्थाएं स्थापित हुई थी। अब है भारत में जीवन बीमा का प्रारंभ। भारत में इंडिया में किस प्रकार लाइफ इंश्योरेंस का स्टार्टिंग हुआ था वो हम लोग देखेंगे कि भारत में जीवन बीमा का कारोबार सन 1818 से प्रारंभ हुआ था, जब अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की थी। यानी कि भारत में जीवन बीमा का प्रारंभ यानी कि जब इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का प्रारंभ कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जब अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कलकत्ता में एक जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की गई थी और सन 1823 में बम्बई में, 1829 में मद्रास में बीमा कंपनी खुली। पश्चात 1870 में अनेक छोटी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई। यानी कि जो भारत में था वो 1823 में मुंबई में, 1829 में मद्रास में और उसके बाद 1870 में अनेक छोटी बड़ी बीमा संस्थाएं स्थापित की गई। फिर ये कंपनियां मुख्यतः अंग्रेजों का ही जीवन बीमा करती थी। कहने का मतलब है जो ये कंपनियां अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी, जो बीमा संस्थाएं, वो ओनली फॉर अंग्रेजों का ही लाइफ इंश्योरेंस करती थी। किसी भी भारतीय का या किसी भी पुरुष या स्त्री का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करती थी। ओनली फॉर अंग्रेज का ही सिर्फ करता था, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस। सन 1871 में बॉम्बे मेट्रो और सन 1874 में ओरिएंटल नामक भारतीय कंपनियां खुली, जिन्होंने भारतीयों का जीवन बीमा करना शुरू किया। यानी सन 1871 ईस्वी में बॉम्बे मेट्रो और सन 1874 में ओरिएंटल नामक भारतीय कंपनियां खुली, जिन्होंने भारतीयों का जीवन बीमा कराना शुरू किया। सन 1905 के स्वदेशी प्रभाव से अनेक भारतीय कंपनियां स्थापित हुई और सन 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके पश्चात आकर अप्रैल 2000 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा निगम नामक एक विशाल संगठन की स्थापना हुई और अब निजी क्षेत्र में कंपनियां भी इस कारोबार में लगी हुई है।
अब जीवन बीमा का आशय करें कि जीवन बीमा से आशय यह है कि जब किसी जीवन बीमा कराए हुए सदस्य की मृत्यु होने के बजाय उनकी विधवा अनाथ संतानों को वार्षिक सहायता प्रदान करना था और उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना होता था। और जीवन बीमा का मतलब बताऊँ पारिवारिक सुरक्षा का अनुपम साधन है, ठीक है, क्योंकि और परिवार का करता धरता अपने जीवन का बीमा कराकर यह प्रबंध कर लेता है कि उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के लिए आर्थिक व्यवस्था हो जाए। और अर्थात जीवन बीमा पारिवारिक सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था है। दीर्घजीवी होने पर आर्थिक संकट उपस्थिति हो सकता है, जैसे कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर कोई व्यक्ति जीता है तो उसको पैसे की जरूरत, पैसे की तंगी उपस्थित हो सकती है। ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने अपने कमाई से इतना धन संचित किया होगा जिससे बुढ़ापा सुख सुविधा से कर सके। इनके ऐसा बहुत सारे कमी लोग होंगे लकी जो कि अपने कमाई का कुछ परसेंट भाग अपने बुढ़ापा के लिए सिर्फ करके रखा हो। दीर्घजीवी होने पर अवस्था में अस्वस्थता की जोखिम रहती है, मतलब उसमें जो शरीर होता है वह अनहेल्दी हो जाता है। और क्योंकि इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती है, जो हम लोग को जो इंद्रियां होती है, यानी कि जो सुनने की क्षमता होता है, जो देखने की क्षमता होता है, जो बोलने की क्षमता होता है, और जो शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती है, अब और बहुत सारी कमजोर इंद्रियां शिथिल होने का कमजोर हो जाती है और रोग व्याधि के संघर्ष करने की शारीरिक क्षमता क्षीण होने लगती है। और जितने भी रोग आते हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है वह बहुत ही कम हो जाती है। और जीवन बीमा बुढ़ापे की लकड़ी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवन बीमा जो है वह बुढ़ापे का लकड़ी के रूप में माना जाता है। तो अब है जीवन बीमा का महत्व के बारे में। तो कभी भी जीवन बीमा का या किसी भी टॉपिक कभी भी आप लोग थ्योरी लिख रहे होंगे किसी भी सेमेस्टर के दौरान या किसी भी 11th-12th क्लास का थ्योरी लिख रहे होंगे, तो थ्योरी में आप लोग को अगर डायग्राम मेंशन करना हो या किसी भी फ्लो चार्ट बनाना हो तो आप लोग को इस प्रकार फ्लो चार्ट बनाइएगा। और आप लोग इस प्रकार फ्लो चार्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा ना कि आप लोग को एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आप लोग को मार्क्स एग्जाम में अच्छे मिल सकेंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने से सुंदर दिखता है और एग्जाम को चेक करने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी एग्जाम के दौरान ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, तो आप लोग को जरूर अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। जीवन बीमा का महत्व पहला है सुरक्षा साधन के रूप में, दूसरा है पारिवारिक सुरक्षा, तीसरा है वृद्धावस्था की व्यवस्था, फिर चौथा है संतान हेतु व्यवस्था, जो पांचवा संपदा कर की व्यवस्था, छठा है व्यवसायिक सुरक्षा। तो फर्स्ट है सुरक्षा साधन के रूप में। जीवन में हर एक प्रकार से जीवन बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवारों को सुरक्षा साधन के रूप में कार्य करता है। सदस्यों को आर्थिक संकट से सुरक्षा मिल जाएगी। और जीवन बीमा एक निश्चित मूल्य की संपदा है जो बीमा कराते ही उत्तराधिकारियों के लिए नियमित हुआ था। उत्तराधिकारी यानी कि उसके जो बेटे बेटियां होती है उनको मिल जाता है। फिर पारिवारिक सुरक्षा करें जीवन बीमा अमृतता में पारिवारिक सुरक्षा का अनुपम साधन है। परिवार का करता धरता अपने जीवन का बीमा कराकर यह प्रबंध कर लेता है कि उसकी मृत्यु को बचाने होने पर उसके आश्रितों के लिए आर्थिक व्यवस्था हो जाए। अर्थात जीवन बीमा पारिवारिक सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था परिवार के भविष्य के लिए चिंतित बीमादार को जीवन बीमा अनिश्चितता देता है और इसे आश्रित करता है कि उसके ना रहने पर भी परिवार के लोग असहाय और पराश्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें आर्थिक संकट सुरक्षा मिल सके जाएगी। और जीवन बीमा एक निश्चित मूल्य की संपदा है जो कराते ही उत्तराधिकारियों के लिए निमित्त हो जाती है। सेकंड है वृद्धावस्था की व्यवस्था कर दीर्घजीवी होने पर आर्थिक संकट उपस्थिति हो सकता है। ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने अपनी कमाई से इतना धन संचित किया होगा जिससे बुढ़ापा सुख सुविधा से कट जाए। और वृद्धावस्था में मनुष्य कार्य निवृत्त होकर शांति और सुख से रहना चाहता है। यह थकान की उम्र होती है, ठीक है। जो वृद्धावस्था होता है वह बहुत ही शांति और सुख का मतलब चाहते हैं लोग, और उसमें थकान की उम्र होती है। और दीर्घजीवी होने पर अस्वस्थता की जोखिम रहती है और फिर उनकी शिथिल होती है हो जाती है और रोग व्याधि इससे संघर्ष करने की शारीरिक शक्ति छीन होने लगती है। और यदि ऐसे समय आय का कोई साधन ना हो तो उसे औरों के सहारे रहना होगा, जो बुढ़ापे की अत्यंत दयनीय स्थिति होगी। इसलिए वृद्धावस्था के लिए नियमित आय का योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। जीवन बीमा बुढ़ापे की लकड़ी होती है। फिर है हम लोग का संतान हेतु व्यवस्था। कहते हैं कि बच्चों की उच्च शिक्षा या जब कन्या के विवाह का समय आता है तो तब रुपये की समस्या खड़ी होती है। चालू आय में से इसके लिए व्यवस्था कर सकना सबके लिए सरल नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी रोज अर्निंग करता है, डेली का जो अर्निंग होता है उनसे बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो उनसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी कारण लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पहले से ही बचत द्वारा उसके लिए प्रबंध करना होता है, किंतु यदि परिवार के अल्प आयु में मृत्यु हो जाता है तो ऐसी बचत में काम नहीं चल सकता है। इसलिए संतान की शिक्षा विवाह आदि की व्यवस्था के लिए जीवन बीमा बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। चौथा है संपदा कर की व्यवस्था। बहुधा सरकार अपने राशों के लिए संपदा कर की भी लगाती है। यह संपदा कर स्टेट ड्यूटी मृतक के चल संपत्ति पर उत्तराधिकारियों में बंटने के पहले ही वसूल किया जाता है। धनिक वर्ग की संपदा भी अपार होती है, इसलिए इस कर की रकम बहुत बड़ी हो सकती है और इसे अदा करने के लिए बहुधा संपत्ति बेचने का संकट उपस्थित हो सकता है।
बचा हुआ है व्यावसायिक सुरक्षा कोड। व्यावसायिक कार्यकलाप में केवल संपत्ति बीमा या दायित्व बीमा की विभिन्न प्रणालियों का ही महत्व नहीं है, वरना जीवन बीमा भी उपयोगी पाया जाता गया है। व्यावसायिक सुरक्षा की अवस्था जीवन बीमा के द्वारा अनेक प्रकार से की जाती है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से देख सकते हैं। फर्स्ट है, एक महाजन अपने ऋणी का जीवन बीमा कराकर ऋण रकम सुरक्षित कर सकता है। दूसरा है, कोई व्यावसायिक संस्था अपने महत्वपूर्ण कर्मचारियों का जीवन बीमा कराकर उसकी मृत्यु होने पर एक निश्चित रकम प्राप्त कर सकती है और इससे काफ़ी हद तक उसकी आर्थिक हानि की पूर्ति हो सकती है। और थर्ड है, जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर एक ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है। अब जीवन बीमा कराने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा कराने के इच्छुक व्यक्ति के बीमा कंपनी के बीमा अभिकर्ता अथवा अर्थात एजेंट से संपर्क स्थापित करके आवश्यक कार्रवाई करनी होती है। जीवन बीमा एजेंट बीमा कराने की प्रक्रिया का सूत्रधार होता है। वह लोगों को बीमा कराने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें विभिन्न बीमा योजनाओं को अवगत कराता है और बीमा अवधि विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है और जीवन बीमा के प्रोग्राम से अंत तक कार्रवाई का सहायक होता है। और जीवन बीमा कराने की कार्रवाई लिखित प्रक्रम में होती है। फर्स्ट है प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव पत्र तैयार करना, फिर दूसरा है डॉक्टरी जांच करवाना, इसका रिपोर्ट तैयार करना, फिर एजेंट की रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रस्ताव पत्र डॉक्टर रिपोर्ट साथ बीमा कंपनी में कार्यालय में भेजना। चौथा है बीमा कंपनी द्वारा प्रस्ताव पत्र का विचार फिर से, मतलब यदि प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य हुआ तो तब कंपनी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाना। फिर से प्रस्ताव पत्र कर बीमा कराने वाले को बीमा कंपनी के छपे हुए प्रस्ताव पत्र प्रपोजल फॉर्म में अपना प्रस्ताव भेजना पड़ता है। निगम के जीवन बीमा के लिए अनेक प्रस्ताव ऊपर से निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि इनका स्वयं अपने जीवन का बीमा कराने के लिए प्रस्ताव पत्र, किसी अन्य व्यक्ति की जीवन बीमा कराने के लिए प्रस्ताव पत्र और विशिष्ट प्रकार की पॉलिसियों का के लिए प्रस्ताव पत्र मुख्यतः दो प्रकार के विवरण होते हैं। फर्स्ट है प्रस्तावक से संबंधित विवरण, ठीक, इसको आप लोग डिटेल में समझ लीजिएगा। और सेकंड है प्रस्तावक के परिवार और स्वास्थ्य से संबंधित विवरण, ठीक है। और थर्ड है आयु का सबूत, ठीक। और उसके बाद है डॉक्टरी रिपोर्ट और फिर से है अभिकर्ता का रिपोर्ट और फिर से स्वीकृति पत्र। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।